Hi guys, welcome to my channel and today we will discuss part 2 of English grammar. Hopefully you are enjoying a lot. पिछले क्लास में हमने इंग्लिश ग्रामर की कुछ बेसिक चीजों के हवाले से पढ़ा था, जिनमें लेटर, अल्फाबेट, वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, फ्रेज और क्लास के हवाले से हमने पढ़ा था। जरा पिछले क्लास से कुछ आपसे मालूमात ली जाए कि आपने किस हद तक पिछले क्लास में पढ़ा है। तो जी दोस्तों, आप लोगों ने पिछले क्लास में लफ्ज अल्फाबेट के हवाले से पढ़ा था। अल्फाबेट के हवाले से मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट में जवाब लाजमी दीजिएगा। और वो क्वेश्चन है कि इंग्लिश के अंदर कितने अल्फाबेट है, इंग्लिश के अंदर यानी इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने अल्फाबेट है। इस सवाल का जवाब आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट में लाजमी दीजिएगा और मेरा जवाब आपको इस वीडियो के आखिर में मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज इंग्लिश ग्रामर का दूसरा हिस्सा। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के बेसिक ग्रामर में सेंटेंस के हवाले से, पैराग्राफ के हवाले से। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। सेंटेंस, जिसको हम उर्दू में जुमला कहते हैं, सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। तो सेंटेंस की सबसे पहले हम तारीफ को जरा पढ़ लेते हैं। द सेंटेंस इज जनरली डिफाइंड इज अ वर्ड or a group of words that expresses complete meaning, यानी जुमला उमूमन तौर पे लफ्ज या अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो कि अपने अंदर मुकम्मल मानी रखता हो। मिसाल के तौर पे he is standing in the corner, वो कोने में खड़ा है। दूसरी मिसाल, the jug is on the table, जग मेज के ऊपर है। bring a glass of water, एक गिलास पानी ले आओ। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के हवाले से, जुमले की अकसाम के हवाले से। अब हम पढ़ेंगे जुमले की कितने किस्में हैं। जुमले की 4 किस्में हैं। सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स, जुमले 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम इसको मजीद गहराई से पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि ये चारों जुमले किस तरह होते हैं। सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। उर्दू में डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम बयानिया जुमला कहते हैं। ऐसे जुमले जिनके जरिए किसी दावा या बयान का इजहार हो बयानिया जुमला कहलाते हैं। मसलन वो एक आदमी है, he is a man, he is a man। इसके अलावा एक और मिसाल, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty दीवार पर बैठा है। तो ये इसकी मिसालें हो गई। अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इंटरोगेटिव सेंटेंस, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence। ऐसा जुमला जिसमें हम सवाल पूछते हैं वो interrogative sentence कहलाता है। मिसाल के तौर पे Where do you live? तुम कहाँ रहते हो? Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? अब हम पढ़ेंगे तीसरी तरह का जुमला, imperative sentence। Imperative sentence, a sentence that expresses a command or entreaty is called an imperative sentence। उर्दू में imperative sentence को हम हुक्मिया या इल्तिजाइया जुमला कहते हैं। ऐसे जुमले जिनसे हुक्म या इल्तिजा का इजहार हो imperative sentence कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे get out from here, यहाँ से चले जाओ। एक और मिसाल है be quiet, खामोश रहो। अब हम पढ़ते हैं चौथी किस्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उर्दू में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इस्तिजाबिया या जज्बाती जुमला कहते हैं। ऐसे जुमले जिनमें ताज्जुब, हैरत या किसी जज्बाती रद्द अमल का इजहार हो। मिसाल के तौर पे व्हाट अ गर्ल शी इज, क्या लड़की है वो। एक और मिसाल है हाउ कोल्ड
the night is. रात कितनी ठंडी है। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के हवाले से। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन्स two parts, a subject and a predicate. The subject is what or whom the sentence is about, while the predicate tells something about the subject. हर जुमले के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा सब्जेक्ट जबकि दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट के मानी फाइल यानी काम करने वाला, the action or doer of a sentence। एक जुमले का जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। सो द सब्जेक्ट इज व्हाट और whom the sentence is about, यानी जुमला किसके बारे में है या किसका है, जबकि प्रेडिकेट वो हमें सब्जेक्ट के हवाले से बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। What is a subject? सब्जेक्ट क्या होता है। The subject include the noun or pronoun that is performing the action described and the predicate। कहते जुमले के अंदर जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है और सब्जेक्ट उमूमन नाउन इसम या प्रोनाउन या इसमें ज़मीर होता है। मिसाल के तौर पे जन्नत वॉश द कार, जन्नत ने गाड़ी धोई। जन्नत जो कि नाउन है इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट यानी एक्शन कर रही है। क्या काम कर रही है, वो गाड़ी धो रही है। तो वॉश द कार प्रेडिकेट है जबकि जन्नत इसमें सब्जेक्ट है। एक और जुमला द बॉल इज ऑन द टेबल, गेंद मेज पर है। इसमें द बॉल जो कि नाउन है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज ऑन द टेबल प्रेडिकेट का काम कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं एक और मिसाल को। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक दयानतदार आदमी है। ही प्रोनाउन है जबकि इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट है और एज एन ऑनेस्ट मैन प्रेडिकेट है। अब हम पढ़ते हैं प्रेडिकेट के हवाले से। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज कंटेनिंग अ वर्ब इन स्टेटिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जुमले का वो हिस्सा जो कि वर्ब पे मुश्तमिल होता है और सब्जेक्ट के हवाले से या सब्जेक्ट की हालत के हवाले से हमें बताता है, प्रेडिकेट कहलाता है। मिसाल के तौर पे जन्नत वॉश्ड द कार, जन्नत ने गाड़ी धोई। वॉश्ड वर्ब है, द कार ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये प्रेडिकेट है। दूसरी मिसाल द बॉल इज ऑन द टेबल, इसमें इज ऑन द टेबल प्रेडिकेट है। एक और मिसाल ही इज एन ऑनेस्ट मैन, इज एन ऑनेस्ट मैन इज इसमें वर्ब है और ये प्रेडिकेट है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या होता है। अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ sentences that fleshes out a single idea. In order for a paragraph to be effective, it must begin with a Taufeeq sentence, have sentences that support the main idea of that paragraph and maintain a consistent flow. जुमलों का ऐसा मजमुआ जो कि एक ही ख्याल पे यानी एक मौजू पे बनाया गया हो वो पैराग्राफ कहलाता है। एक मुअस्सिर कुन पैराग्राफ टॉपिक सेंटेंस उसका लाजमी जुज होता है, जबकि उसके अलावा सपोर्टिंग डिटेल यानी मजीद वाज़े करने के लिए हम इसमें सिफत और दूसरे मॉडिफायर्स इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ के लवाजिमात कौन कौन से है, पैराग्राफ किन किन चीजों पे मुश्तमिल होता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि पैराग्राफ कुछ जुमलों का मजमुआ होता है, तो अब हम मजीद इनकी जो एसेंशियल्स है जो लवाजिमात है उनमें से नंबर 1 प्रेजेंट्स a single idea, यानी पैराग्राफ एक ही नजरिए ख्याल पे मुश्तमिल होता है। नंबर 2 begins with a Taufeeq sentence that makes this single idea evident, पैराग्राफ टॉपिक सेंटेंस से शुरू होता है और वो आइडिया जो इसके अंदर होता है वो टॉपिक सेंटेंस से वाज़ेह हो जाता है। नंबर 3 है contains support in the form of sentences that convey the single idea, single idea
آئیڈیا جو ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے اس کے سپورٹ کے لیے مزید جملے ہوتے ہیں جو کہ اس آئیڈیا کو مزید سپورٹ کرتے ہیں. نمبر 4 اسٹریٹجیکلی آرگنائز ٹو مینٹین فلو. پیراگراف میں فلو ہونا چاہیے. نمبر 5 مینٹینز یور ایسیز آبجیکٹو. پیراگراف ہمارے مضمون اور ہمارے عنوان کے مقاصد کو مد نظر رکھ کے لکھا جاتا ہے. نمبر 6 انفارمز اینڈ انٹرٹینز یور ریڈرز اباؤٹ یور پیپرز اورال آئیڈیا. پیراگراف ریڈرز کو پڑھنے والوں کو ہمارے مضمون کے حوالے سے اورال آئیڈیا دیتا ہے. ایگزامپل آف پیراگراف. اب ہم ذرا پیراگراف کی مثال کو پڑھ لیتے ہیں. کینیڈا از ون آف دا بیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ ٹو لیو ان. فرسٹ, Canada has an excellent health care system. All Canadians have access to medical services at a reasonable price. Second, Canada has a high standard of education. Students are taught by well-trained teachers and are encouraged to continue studying at university. Finally, Canada's cities are clean and efficiently managed. Canadian cities have many parks and lots of spaces for people to live. As a result, Canada is a desirable place to live. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس جملے کے اندر ٹاپک سینٹینس کون سا ہے. کینیڈا از ون آف دا بیسٹ countries and the world to live in. ادھر تک یہ ٹاپک سینٹینس ہے. ٹاپک اس کا ہے کینیڈا is one of the best countries and the world to live in. اور یہ جملہ first, Canada has an excellent health care system. یہ جملہ مزید سپورٹنگ ڈیٹیل فراہم کرتا ہے. اس کے بعد all Canadians have access to medical services. یہ بھی ہمیں کینیڈا کے حوالے سے مزید وضاحت پیش کر رہا ہے. یہ سیکنڈ, کینیڈا ہیز, دیکھو تو اس میں فلو ہے, پہلے ایک پھر دوسرا اور پھر تیسرا, اور اس میں سے کینیڈا کی وہ تمام خصوصیات اس پیراگراف کے اندر بیان کیے گئے ہیں. تو یہاں سے یعنی فرسٹ سے لے کر لیو تک یہ سپورٹنگ ڈیٹیل فراہم کر رہا ہے, جبکہ یہ آخری جملہ از اے ریزلٹ Canada is a desirable place to live. یہ جملہ پیراگراف کا آخری جملہ ہے جو کہ کلوزنگ سینٹینس کہلاتا ہے. پیراگراف کو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں کچھ سوالات ابھرتے ہیں اور ان میں سے سب سے پہلا سوال ہے What is the topic sentence? چلو اس کا جواب ہم کچھ یوں دیں گے. The topic sentence is the first sentence in a paragraph. پیراگراف کے اندر پہلا جملہ ٹاپک سینٹینس کہلاتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ it introduce the main idea of the paragraph. یہ پیراگراف کا مین آئیڈیا پیش کرے. Make clear what your paragraph will be about. اور یہ بھی واضح کرتا ہے کہ آپ کا جو پیراگراف ہے وہ کس موضوع پہ ہوگا. The topic sentence is very essential sentence in a paragraph کیونکہ it introduce the main idea of the paragraph and make it clear that what will be the idea of this paragraph. دوسرا ہے کہ supporting details کیا ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے. Supporting detail, they came after the topic sentence, making up the body of a paragraph. Supporting details پیراگراف کا باڈی ہوتا ہے, یہ ٹاپک سینٹینس کے بعد شروع ہوتا ہے. They give detail to develop and support the main idea of the paragraph. یہ مین آئیڈیا کو مزید ڈیولپ کرتا ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں مزید وضاحتیں دیتا ہے. You should give supporting facts, details and example. ہمیں پیراگراف لکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ڈیٹیلز جو ہے وہ حقیقت پر مشتمل ہو.
closing sentence. The closing sentence is the last sentence in a paragraph. Paragraph का आखिरी जुमला closing sentence कहलाता है. It restates the main idea of your paragraph. ये आपके पैराग्राफ के मेन आइडिया को दोबारा बयान करता है. Restate the main idea of the paragraph using different words. लेकिन हम इसको हमारा जो मेन आइडिया होता है हम उसको सेम उन्हीं अल्फाज में से नहीं दोहराते बल्कि हम इसके लिए मुतबादिल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर हमारे क्लास का इख्तिताम होता है. मैंने क्लास के शुरू में एक सवाल पूछा था आप लोगों से. यकीनन आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिख दिया होगा और आपका जवाब क्या है ये तो हम कमेंट बॉक्स में देखेंगे. लेकिन सवाल में फिर दोहरा देता हूँ. मेरा सवाल था कि इंग्लिश के अंदर कितने अल्फाबेट्स है. तो जवाब सुनने से पहले दोबारा मैं आपको अल्फाबेट्स की तारीफ के हवाले से बता दूं कि अल्फाबेट्स किसे कहते. तो हमने पहले क्लास में अल्फाबेट की तारीफ को कुछ यूं पढ़ा था. An alphabet is the collection of letters from A to Z. अब बताइए अल्फाबेट कितने हो गए. हमने इस तरह भी पढ़ा था कि अल्फाबेट is the collection of English letters from A to Z. इंग्लिश जबान के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर A से लेकर Z तक तमाम लेटर्स का मजमुआ अल्फाबेट कहलाता है और इन तमाम हुरूफ के मजमुओं को अल्फाबेट कहते हैं. लिहाजा इंग्लिश के अंदर एक ही अल्फाबेट है. अगर आपका जवाब ठीक है तो क्लैपिंग हो जाए और अगर जवाब ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं. इल्म गलतियों से सीखा जाता है. मजीद इस तरह की वीडियोस के साथ और यानी अपने इल्म में इजाफे के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. यहाँ पर ही हमारे क्लास का इख्तिताम होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.